पिछली बार मैं आपसे बात कर रहा था कि हम जब गांव मलखांवाला से निकले तो कैसे निकले और सियालकोट तक कैसे पहुंचे। जैसा मैंने कहा था, हमें फ़ौज वालों ने कहा कि जो जैसे भी है वो फ़ौरन घर से निकल आओ और हमारे साथ चल पड़ो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए जिसके पास जो कुछ भी था, अगर कपड़े पहने हुए थे उसी तरह चल पड़ा, पाँव में जूता था या नहीं था उसी तरह चल पड़े। बच्चे जो थे वो नंगे पाँव थे, उन्होंने कुछ खाया हुआ था या नहीं खाया हुआ था, सब उसी तरह चलते, रोते बिलखते, सोचते चलते सियालकोट रेफ्यूजी कैंप तक पहुँचे। रेफ्यूजी कैंप में अभी चूँकि शुरू में शुरू ही हुए थे तो कोई इतने बंदोबस्त नहीं थे, कोई खाने पीने के कोई हालात नहीं थे, किसी का कोई बंदोबस्त नहीं था। लोग अपना खाना साथ लेके नहीं चले थे, किसी ने खाने के लिए कुछ भी नहीं लिया हुआ था। बच्चों के लिए, और उन दिनों में ये बिस्किट वगैरह जो थे इनका ये ज़माना नहीं था, तो वो चलते चलते सब लोग जो हैं तो वहाँ पहुँचे। अगर किसी के पास थोड़े चावल कहीं रास्ते में मिले या कहीं से उसने लिए तो उसने वो उबाले। किसी ने खाना खाया, किसी ने नहीं खाया। बुज़ुर्गों में, बड़े लोगों में किसी ने खाना नहीं खाया, ना किसी का खाने को मन था। सब ये सोच रहे थे कि अब हमारा होगा क्या। इतनी जो अनसर्टेनिटी थी वो थी। ऐसे हालात में खाना किसको सूझता है। लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि उनके बच्चे जो बिलख रहे थे, जो भूख से, क्योंकि बच्चों को कैसे बता सकते हो कि हमारे पास खाने के लिए इस वक्त कुछ नहीं या हम आपको कुछ नहीं दे सकते। सब ने कोशिश यही की कि दाएं बाएं घूम के देखें, कोई थोड़े बहुत खाने का किसी के पास है तो उससे मांग के लाएं। मेरे पिताजी भी देखते हुए एक बुज़ुर्ग औरत जो कुछ चपातियाँ बना रही थी उसके पास पहुँचे, तो उससे कहा, माँ जी कुछ खाने के लिए है तो दे दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो उन्होंने उस वक्त कहा कि बेटा ये देख 4 रोटियां हैं टोटल मेरे पास, 1 रोटी मैं अपने परिवार के लिए रखूँगी, बाकी मैं सब बांट रही हूँ, आपको आधी रोटी दे सकती हूँ। तो मेरे पिताजी वो आधी रोटी लेके आए और एक एक लुक़मा शायद उन्होंने बच्चों को दिया। मुझे पता है हमारे बाकी जो परिवार का हिस्सा था, जैसे हमारी दादी, हमारी बुआ, हमारे माता पिताजी ने कुछ भी नहीं खाया। रात निकली, सुबह हुई, अगले दिन फिर अगर किसी के पाँव में छाले हैं तो भी लटकते पिटकते हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए जम्मू की तरफ निकले। सुचेतगढ़ से आगे निकले, आगे आकर फिर कुछ सांस ली और आहिस्ता बैठते हुए, क्योंकि हमें पता था कि जम्मू से पहले या सतवारी से पहले हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर लोग रुक सकें। तो सब रोते गाते, बच्चों को खींचते हुए, कंधों पर उठा के चलते हुए वो जम्मू तक पहुँचे। जम्मू में वहाँ क्योंकि अमरनाथ जी, मेजर अमरनाथ जी इस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे, उनका घर था, तो वहाँ पर हम गए। लेकिन अमरनाथ जी तब तक लड़ाई कश्मीर की शुरू हो चुकी थी, जम्मू की तरफ भी हमला था, वो अपनी पलटन के साथ आगे चले गए थे। वहाँ घर में हमारी बुआ जी थी और वहाँ से कुछ 1-2 दिन रहने के बाद हमने सोचा कि यहाँ पर भी इन हालात में रुकना ठीक नहीं। तो हमारे चाचा शिवलाल जी जो थे वो कुछ गांव के और लोगों के साथ जो दिल्ली जाने की सोच रहे थे, दिल्ली की तरफ निकल गए। हम जलंधर की तरफ चले। मेरे पिताजी ने जलंधर जाने के लिए इसलिए सोचा कि मेरे बड़े मामा जी बलराज किशन, उनकी शादी जलंधर में हुई थी पार्टीशन से पहले, तो उन्होंने सोचा चलो वहाँ चल के देखते हैं। और दूसरा ये उन्होंने सोचा कि शायद जलंधर
जो कि पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा दफ्तर वहाँ था, तो शायद वहाँ कुछ उनको नौकरी मिल जाए। तो इस वजह से हम जालंधर की तरफ चले। बस में बैठे। बसें इतनी भरी हुई थी कि उनमें पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। सामान तो किसी के पास कुछ था नहीं, कोई कपड़े लत्ते नहीं थे, सिर्फ बैठने की जगह सब ढूंढ रहे थे। बस छत के ऊपर भी सब लोग बस के छत पर बैठे हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता बस चलती रावी तक पहुंची। रावी के उस वक़्त रावी दरिया के ऊपर पुल नहीं था, उसमें पत्थर थे। शाम हो गई थी। ड्राइवर ने कहा, मैं रात में पानी के अंदर से गाड़ी नहीं निकालूंगा। सब लोग बस से नीचे उतर आए, वहीं सड़क पर दाएं बाएं लेट गए। ऊपर ओढ़ने के लिए या बच्चों को ढांकने के लिए कुछ कपड़ा नहीं था। सब वहाँ, और चूँकि पानी के नज़दीक थे, ठंडक भी ज़्यादा थी, तो वहीं पड़े रहे। सारी रात किसी तरह से गुजारी। सुबह सूरज निकला तो सबकी जान में जान आई। सब फिर बस के ऊपर तो नहीं बैठे, बच्चों को बस में बिठाया गया। बस पानी से दूसरी तरफ गई, और जो चल सकते थे, जो पानी से खुद निकल सकते थे, वो खुद अपने आप ही पानी से निकलकर दूसरी तरफ गए। बुज़ुर्ग बच्चे बस में बैठकर चले गए। वहाँ से हम आगे निकले और शाम तक जालंधर पहुँचे। जालंधर में एक जगह अड्डा टांडा है, हम वहाँ पहुँचे और उसके पास अराइयाँ गली है। उस गली में हम गए। एक किसी मुसलमान का घर खाली था, जिसमें 3 परिवार पहले रह रहे थे। उसमें एक कमरा खाली था, जिसके दरवाजे टूटे हुए थे, क्योंकि लोग दरवाजे काट कर जलाने के लिए लकड़ी ले गए थे। तो उस कमरे में हम पूरा परिवार चले गए। किसी तरह से हमने जाकर अपने मामा जी के जो थे, जहाँ उनका शादी हुई थी, उनके ससुराल का पता किया। पता करने के बाद कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए उनसे लाए और हम वहाँ जालंधर में रहने लगे। जालंधर में आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की शुरुआत फिर हमने की। पिताजी रोज़ सारा दिन घूमते रहते कि शायद कोई नौकरी मिल जाए। दाएं बाएं बाकी भी बहुत सारे, क्योंकि वो सारी जो गली थी, गली अराइयाँ, तो वो मुसलमानों की गली थी। उसमें जितने भी आए हुए थे वो सब रिफ्यूजी परिवार थे। किसी के पास कुछ नहीं था जो वो दूसरे को दे सके, इसलिए सबको अपना अपना बंदोबस्त खुद ही करना पड़ा। कोई मेहनत मजदूरी करने लगा, कोई अपने लिए काम ढूंढने लगा। मेरे पिताजी भी रोज़ जाते, दफ्तरों में चक्कर लगाते। बाद में काफ़ी दिनों के बाद, चूँकि उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई थी, उन्होंने कभी नौकरी नहीं की थी, और इसलिए कहीं ना कहीं नौकरी मिलना और मुश्किल हो रहा था। लेकिन बाद में उन्हें लैंड क्लेम डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई। लैंड क्लेम्स वो डिपार्टमेंट था कि जो लोग पाकिस्तान से आ रहे थे, अपनी ज़मीनें और अपने घर बार छोड़कर, वो आकर अपना क्लेम बनाते थे कि हम इतनी ज़मीनें छोड़ आए हैं, इतने हम मकान छोड़ आए हैं, इतने घर छोड़ आए हैं, इतना कुछ अपना जो भी हमारे पास था वो छोड़ के हम इधर आ गए हैं, तो हमें उसकी जगह कुछ दिया जाए। पंजाब गवर्नमेंट पूरे पंजाब में, क्योंकि पंजाब 2 हिस्सों में बट गया था, वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया और ईस्ट पंजाब जो हिंदुस्तान में आ गया। तो ईस्ट पंजाब में जो गवर्नमेंट थी वो ये देख रही थी कि कौन सी जगह खाली हैं, कौन सी ज़मीनें जो मुसलमान लोग जो पाकिस्तान चले गए हैं वो छोड़ के गए हैं, कितने घर मुसलमानों के खाली हैं।
कितनी प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, तो वो सब ये अंदाज़ा लगा रहे थे। अभी तक अंदाज़ा लगाया नहीं गया था। बाद में जब अंदाज़ा लगाया गया तो पता चला कि जितना हिंदू और सिख वेस्ट पंजाब में छोड़ के आए हैं, उसके मुकाबले में जो ईस्ट पंजाब में ज़मीनें और जायदाद मुसलमान छोड़ के गए हैं वो बहुत कम है। इसलिए बांटने के लिए और भी मुश्किल हो रहा था कि किस तरह किसको क्या ज़मीन दी जाए। दूसरा, ये इंतज़ार किया जा रहा था कि किसी तरह दोनों गवर्नमेंट मिल के जो ज़मीनें उधर रह गई हैं उनके दस्तावेज़ इस तरफ आएँ और जो इधर ज़मीनें लोग छोड़ गए हैं इनके दस्तावेज़ उधर जाएं, ताकि कुछ न कुछ तसल्ली बख्श काम किया जा सके, या जो भी बांट की जाए उसका कुछ हिसाब तो हो। तो पिताजी उस दफ्तर में काम कर रहे थे। उनकी तनख्वाह उस वक़्त 100 रुपया थी। 100 रुपया हमारे लिए उस वक़्त बहुत बड़ी रकम थी। और सबसे बड़ी जो पिताजी को तसल्ली थी वो इस बात की थी कि क्योंकि वो लैंड क्लेम्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, तो अपने गांव के ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से आए हुए बहुत से गांव जो हमारे नज़दीक के थे, जिनको ये पता था कि पंडित जी लैंड क्लेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो बहुत दफ़ा वहाँ उनके पास पहुँच जाते थे। ज्यों ज्यों लोगों को पता चलता था कि वो वहाँ हैं तो वो उनके पास पहुँच जाते। जिनका काम वो दिन भर में कर सकते वो कर देते, जिनका काम नहीं हो सकता था वो शाम को पिताजी के साथ हमारे घर में चले आते। हमारे घर में उनको हम कहते थे कि कह सकते थे कि भाई हमारे पास एक कमरा है, आपको भी उस कमरे में ज़मीन के ऊपर लेटना पड़ेगा और अपनी चादर आपको खुद ही लानी पड़ेगी। तो वो लोग भी वहाँ लेटे रहते थे। मेरी माँ को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि उनको बहुत सारी रोटियाँ बनानी पड़ती थी। अभी हमारी हालत लोगों को इस तरह इतनी खिलाने की तो नहीं थी, लेकिन ये भी नहीं कह सकते थे कि हम उनको खिला नहीं सकते, क्योंकि सबको ये पता था कि हमारा ख़ानदान कितना अच्छा, कितना खुशहाल था और कितना हम लोगों को दे सकते थे। उनको ये पता नहीं था कि ये कुछ लेके नहीं आए। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी ने कभी माथे पर शिकन नहीं लाई और मेरी माँ भी सारी रात रोटियां बनाकर उनको खिलाती रहती। और सुबह वो नहा धो के, नल था घर के अंदर एक, जिस पे सारे परिवार, जो 3 परिवार और थे और जो हम भी थे, वो सब नहाते थे और वो करते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ा हम आगे बढ़े तो पिताजी ने सोचा कि हम बच्चों को स्कूल में डाला जाए। मेरे बड़े भाई साहब को और मुझे, हम दोनों को साईंदास एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल, SDAS हाई स्कूल जलंधर में दाखिल कराया गया। हम जब गए तो हेडमास्टर साहब ने हमें देखा। मेरे पिताजी उनके पास गए, हम बच्चे भी उनके पास खड़े थे, दोनों भाई। तो उन्होंने पूछा कि कौन सी क्लास में एडमिशन लेनी है। तो हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, कोई पिछले सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं थे जो हम दिखाते उनको, या ये बताते कि हम किस क्लास में पढ़ रहे थे या कौन सी क्लास में जाएंगे। जो हमारे पिताजी ने बता दिया उसी में उन्होंने एडमिशन दे दिया। मैंने 7th क्लास में एडमिशन लिया और जो भी डेट मेरे पिताजी को ध्यान में आई कि हम किस डेट को पैदा हुए थे, वही डेट हमने स्कूल में लिखवा दी। क्योंकि कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट या ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसी दस्तावेज़ हमारे पास नहीं थी जो हम ये बता सकते कि हमारी पैदाइश किस दिन की है। मेरे दादाजी डायरी लिखते थे, रोज़ डायरी लिखते थे, उनमें सब डिटेल्स रहती थी कि किस दिन कौन पैदा हुआ, किस समय पैदा हुआ, सब कुछ था। लेकिन वो सब पाकिस्तान में रह गया था।
हम यहाँ कुछ भी नहीं दिखा सकते थे। मेरी दोनों बहनों ने, जो हमारे घर के नज़दीक ही एक महिला विद्यालय था, उसमें दोनों बहनों ने एडमिशन ली। उन्होंने वहीं अपनी पढ़ाई शुरू की और वहीं उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। मैं साईदा स्कूल जाता रहा, वहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन किया। 7, 8 और 9, 10 तक वहीं पर पढ़ा। यहाँ तक मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कई बार मेरे दिल में बहुत ख्याल आता है कि ये हमारा इतना भाईचारा, हमारे कई 100 साल से रह रहे बुज़ुर्ग जो अपने गांव में रहते थे, उनका एक दूसरे के साथ इतना मेल जोल, कभी हमारे ध्यान में मज़हब नहीं आया। हम अपने मुसलमान दोस्तों के साथ ईद, बैसाखी, होली सब मनाते थे। अचानक ये कैसा हो गया कि हमें वहाँ से निकलना पड़ा, ये आज तक इस गुत्थी को मैं नहीं सुलझा पाया। शायद कोई भी नहीं सुलझा सकता कि ये अचानक इतना प्यार वो किस तरह दम भर में दुश्मनी में बदल गया और हमें वहाँ से निकलना पड़ा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम वहाँ से निकलेंगे। हमने सोचा हमारे घर हैं, हम पाकिस्तान के हिस्से में रहेंगे, लेकिन हम अपने घरों में रहेंगे। पाकिस्तान में हिंदू भी रह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हम वो अपना सपना नहीं पूरा कर पाए, वो सपना ही रह गया। शुक्रिया।